नमस्कार, मैं राजकुमार आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं भीम कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदल सिंह भारतीय। तो आज बातचीत करेंगे जो आज बाबा भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता जी का परिनिर्वाण दिवस है। तो सर, स्वागत है आपका। सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज सर्वप्रथम मैं बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में नमन। एक ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ना होते हुए भी आज करोड़ों करोड़ों लोगों को उनके द्वारा जो अधिकार हमको दिए गए हैं उनकी कमी को महसूस नहीं होने देते हैं। जी देखिए, बाबा साहब ने स्पेशल किसी कैटेगरी या किसी के लिए नहीं किया, सभी संपूर्ण देशवासियों के लिए किया है। लेकिन विशेषकर दलित शोषितों के लिए जो सदियों से परंपराओं में आते रहे कि दलित शोषितों को कुछ लोग मनुवादी मानसिकता के लोग दबाते हुए आए, उनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। उनके हक अधिकारों के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और वो कानूनी लड़ाई लड़ी उनके अधिकार के लिए, जहाँ तक कि अपना गरीबी में पूरी ज़िंदगी काटी, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। काफ़ी कम उम्र में हमारी माता रमाबाई जी का परिनिर्वाण दिवस हो गया, लेकिन उन्होंने उनकी भी परवाह ना करते हुए करोड़ों लाखों लोगों की जो उन्होंने पूरे देशवासी के बच्चों को, दलित शोषितों को अपना बच्चा माना, उनके अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी और वो पूरा किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया तो बाबा साहब का मानना था जिस देश की आधी आबादी, मतलब नारी जो है देश की आधी आबादी आती है, कि इस देश में आधी आबादी को एक किसी भी क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं अपने जीते जी अगर देश की नारियों को कोई सम्मान और हर चीज़ का अधिकार नहीं दिला पाया तो मेरा इतना शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। तो बाबा साहब ने नारियों के लिए जितने भी आदि अधिकार हैं, चाहे पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, जितने भी अधिकार हैं, बाबा साहब ने उनके लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से सब अधिकारियों को दिया। जी सर, अगर हम बात करें, जो आपने बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर जैसे कि अब चुनावी चर्चा चल रही है और चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन कुछ जो हमने देखा है, कोई भी पार्टी या संगठन कोई भी हो, बाबा साहब की चित्र छाया सबसे पहले लगा लेता है और उसके बाद में बाबा साहब की चित्र छाया या प्रतिमा की तरफ कोई भी पार्टी, राजनीतिक जो भी है, सरकार बन जाने के बाद में कोई भी ध्यान नहीं देता कहाँ चित्र छाया लगी हुई है, उसका मरम्मत होनी है या नहीं होनी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण दिवस हो गया, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो बाबा साहब का सपना था कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने लोगों का एक वजूद बने, अपने लोग सत्ता में पहुँचें। लेकिन बाबा साहब के जीते जी शायद ये सपना पूरा नहीं हो सका। कुछ लोग आए जो बाबा साहब के मिशन को बाबा साहब के बाद में चलाने के लिए, लेकिन वो लोग स्वार्थ में, लालचपने में, दूसरी पार्टियों में होकर बाबा साहब के मिशन को धूमिल कर दिया और बाबा साहब को कहीं पीछे छोड़ दिया। उसी के बाद में हमारे बीच में माननीय काशीराम जी आए। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, समझा और उन्होंने लगा वास्तविक जो आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो अधिकार हैं, सूट बूट में पड़े हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत है। और उन्होंने प्रेरणा ली कि मैं बाबा साहब के सपने को पूरा करूँगा। तो उन्होंने सामाजिक तौर पर काम किया, सामाजिक संगठनों का निर्माण किया, DS4 सही, बामसेफ सही। फिर उसके बाद में जब सामाजिक एकत्रितता हुई तो मान्यवर जी ने पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का, BSP पार्टी का 1984 में निर्माण किया, 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर ही। तो उसको आगे बढ़ाया और स्तर पे पहुंचाया। लेकिन उन चीज़ को जब हमारी भागीदारी बढ़ी, हमारी पार्टी सत्ता में आई और लोगों का विश्वास जुड़ने लगे, तो उसको देखते हुए कि हाँ, अब दलित लोग आगे आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अपनी पहचान बना सकें। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं हमारी पार्टी BSP, माननीय काशीराम जी की मेहनत की बदौलत। तो उन्होंने देखा कि ये लोग अब सत्ता में भी पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री तक के दावेदार हो चुके हैं, तो भविष्य में प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं। तो उसी को देखते हुए तो मनुवादी लोगों ने नई नई पार्टियां गठित की, दलितों में दलाल पैदा करके, और अपने हमारे लोगों को लुभाने के लिए बाबा साहब का चित्र लगाने चालू कर दिए, जय भीम करना चालू कर दिया। लेकिन उनका धरातल पे बाबा साहब के मिशन से कोई मतलब नहीं है। अगर यही किया जाए, बाबा साहब का सपना था कि दलित शोषित वर्ग लोगों को लिए आगे आने चाहिए, उनके उद्धार के लिए कार्य करने चाहिए, नौकरी में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर उनका कोई काम नहीं है। अगर वो सही मायने में काम किया तो BSP पार्टी ने किया है। और आप कहते हैं कि बाबा साहब कहीं निर्माण, प्रतिमा का निर्माण होता है, मैं सभी
लोगों से आग्रह है मेरा, सभी देशवासियों से, जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा हैं उनका ख्याल रखें। अगर उनका ख्याल नहीं रख सकते आप तो प्रतिमाओं का निर्माण ना करें। अगर प्रतिमाओं का देखभाल नहीं कर सकते तो उसी प्रतिमाओं का निर्माण ना करें, क्योंकि बाबा साहब हमारे एक परम पूज्य हैं। अगर उनकी कहीं भी प्रतिमाओं के माध्यम से दुर्गति होती है तो समझ लीजिए एक हमारे सम्मान के लिए, पूरे समाज के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी अपमानजनक बात है ये जी। तो सर 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनता में आप युवा हो, समाज के शाम को चौपाल भी लगती होगी, तो क्या कुछ नज़र आ रहा है 2022 के चुनावों को लेकर? देखिए 2022 के चुनाव के लिए माहौल, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अब माहौल आप देख रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, उसको घेरने के लिए कि ये लोग सत्ता में नहीं आए, उसके लिए एक नए नए दलाल पैदा कर दिए हैं, नई नई पार्टियां गठित कर दी हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब काफ़ी पार्टियां बाबा साहब के नाम से जय भीम का नारा लगा रहे हैं और उन लोगों को सभी क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेटों से जो बहुजन मूवमेंट के जो दलाल बने हुए पार्टियां चला रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में बुला लिया गया है केवल बीएसपी को रोकने के लिए। बीएसपी को रोकने के लिए वो नहीं चाहते कि बहुजनों की पार्टी, जो दलित शोषितों की जो पार्टी है, वो बाबा साहब के जो मिशन को चला रही है वो आगे तक जाए। मेरा सभी नौजवान साथियों से, सभी लोगों से ये है कि ऐसे बरगलाने वाले जो लोग हैं, बाबा साहब का जो नाम लेकर आपको बरगलाने का काम करें, ऐसे लोगों के कभी बहकावे में नहीं आए। जो बहन जी ने, बीएसपी ने जो काम करके दिखाया, बहुजन मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, आज उस चीज़ का लोहा जो बहन जी ने कार्य किया, पूरे उसका लोहा पूरा भारत मानता है, विदेशों तक उसका लोहा माना जाता है बहन जी के कार्यकालों का। तो ऐसे किसी के बरगलाने में ना आए। मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों से कहूँगा, चाहे मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ और जेवर विधानसभा से हूँ, जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से नरेंद्र भाटी जी, डाडा जी हैं, मैं उनसे, सभी नौजवानों से आग्रह करूँगा कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताने के लिए लोगों में भाईचारा बढ़ाएं और उनको जिताने के कार्य करें। जो 2022 में एक यहाँ पर अपना प्रत्याशी जीत कर आएगा, जो इस गौतम बुद्ध नगर को, अपने जेवर विधानसभा को अच्छा प्रगति की सील की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि अपने आपने देखा होगा कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एयरपोर्ट का कार्य का नाम चला आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। 2007 से 2012 की कार्यकाल में बहन जी ने बहुत प्रोसेस की, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको नहीं बनने दिया, फाइल पास नहीं की। सपा सरकार आई, कुछ नहीं किया। अब बीजेपी सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है। पिछले 5 सालों से लोगों को एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अभी तक धरातल पर कोई ठीक से कार्य नहीं किए, केवल उसको चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में किया जा रहा है। अगर लोगों को सही कार्य चाहिए, लोगों को सही मुआवजा चाहिए, लोगों की सही जो मांग है, लोगों की उचित मांग है, उसको पूरा करना है। और इस विधानसभा पे या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं तो आपको विकास चाहिए तो बीएसपी की सरकार को लाना पड़ेगा आपको जी। सर अगर देखा जाए, जो मैं आपको बता दूं, जो राशन जो दिया जाएगा, मार्च तक खाद्य तेल, नमक और दाल फ्री देने के लिए बोल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और बोला है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में कहूँगा, ये कोरोना काल से मामला हुआ। कभी भी किसी भी देश पर कोई महाबीमारी आ जाती है तो उसका चिकित्सा का, इलाज का और खाने का खर्चा जो सर मुद्दे पर आइए। जो पहले 5 किलो मिलता था अब 10 किलो मिलेगा खाद्य तेल। आऊँगा, पहले मेरी बात को पूरा सुने, आप समझें, मैं उसी बात पर आऊँगा, उसी बात को आगे आएगा। कहीं भी किसी भी देश में, चाहे भारत देश रहा था या किसी भी देश में रहा है, अगर कोई महाबीमारी आती है तो सरकार का दायित्व रहा है और रहता आया है। और आपने विदेशों में भी देखा होगा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार का दायित्व रखने का लिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने, तुमने देखा होगा, हमने फ्री वैक्सीन लगाई, कोरोना की वैक्सीन लगाई। केवल सरकार का दायित्व क्या है, मतलब लोगों पे इस बात का एहसान जताया जा रहा है कि हमने तुम्हें फ्री वैक्सीन लगाई, जबकि सरकार का दायित्व है। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत में महाबीमारी हो तो सरकार ने फ्री में इलाज कराने के लिए चिकित्सा किया। आज भी सरकारी अस्पताल निर्माण किया जा रहा है। आज सरकार ये कहने का, हमने सरकारी अस्पताल खोल रखे फ्री में लोगों का इलाज कराने के लिए। ये तो एक प्रोसीजर है सरकार का लोगों को ख्याल रखने के लिए। अब बात आती है अनाज की। इससे पहले भी लोगों के लिए अनाज बांटा जा रहा था, 5 किलो अनाज मिलता था नहीं मिलता था। अब कोरोना काल आया, लोगों के लिए दिनचर्या, लॉकडाउन लगा, तो खाने के जो गरीब वंचित लोग हैं, जो दिन दिहाड़ी का काम करते हैं, उनके पास अनाज नहीं था, तो उनका ख्याल रखने का जिम्मेदारी किसकी है?
सरकार की बनती है नहीं बनती है? अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको सब लोगों पर एहसान के लिए क्यों थोपा जा रहा है? अब सरकार केवल इस चीज़ के लिए नौकरियों की क्यों नहीं देती है? अब अनाज बांट कर लोगों को ये एहसान जताना चाहिए हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ये केवल एक लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है, बरगलाने की, गुलाम बनाने की। अगर सरकार को इतना ही करना है तो ये करे ना, हम फ्री में इसको बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके स्कूलों में, हम फ्री शिक्षा कर रहे हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा कर रहे हैं स्कूलों में। उस करने के लिए हम वजीफ़ा को लागू करिए, गरीब बच्चा जो पढ़ सके, वजीफ़ा क्यों रोके? गरीब बच्चों के वजीफ़ा को लागू करिए, लेकिन 5 किलो अनाज देकर लोगों को एहसान जता के हमको पेट भरने। अगर पेट तो गरीब आदमी तब भी भर सकता है अगर वो काम करे, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसके अधिकारों को दे दीजिए, वो अपना पेट भर लेगा। लेकिन लोग उनके अधिकारों को नहीं देना चाहते, उनको नौकरियां नहीं देना चाहते, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, उनको सही चिकित्सा नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, उनको केवल भूखा रखकर, उनको दो रोटी देकर उनको भिखारी बनाने का काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं है ये।